हमें विरोध उनका भी साथ में करना चाहिए जो जाति पूछकर मुंह पे पेशाब कर देते हैं, गड़ा छू लेने पर हत्या कर देते हैं, मूंछ रखने पर हत्या कर देते हैं, घोड़ी पे बारात निकालने पर हमले करते हैं, मंदिर में प्रवेश करने पर हमला करते हैं, भगवान की मूर्ति छू लेने पर हत्या कर देते हैं। उसकी भी भर्त्सना मैं समझता हूँ समस्त देशवासियों को करनी चाहिए। जो धर्म के ठेकेदार ज़्यादा इस पे बात कर रहे हैं, जो अपने आप को मुख्य मीडिया चैनल के तो जो इस पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि वो इस पे चर्चा क्यों नहीं करते। जब किसी आए दिन, हम तो रोज पूरे देश से रोज हमारे पास इस तरह के फोन आते हैं, इस तरह की वीडियोज आती हैं जहाँ आए दिन जाति पूछकर जाति की वजह से हमारे लोगों को मारा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही है। भर्त्सना हर गलत काम की, हर अपराध की भर्त्सना होनी चाहिए, हर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और मेरा स्पष्ट मानना है कि आतंकवाद की और आतंकवादियों की ना कोई जाति होती है ना धर्म होता है। ऐसे लोगों की जो जगह है वो जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और जो भी जांच में इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। जांच में जो भी निकल के आए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या विदेश की कोई भी ताकतें हों, उनको बुक करके उनको सज़ा सुनिश्चित की जानी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि पुलवामा की घटना को 5 साल से ज़्यादा हो गए, हमारे इतने सारे जवानों को मार दिया। जहाँ कश्मीर में चप्पे चप्पे पर पुलिस होती है, आर्मी होती है, चप्पे चप्पे पर गाड़ियों की जांच होती है, और वहाँ 300 साढ़े 300 किलो आरडीएक्स लेकर एक गाड़ी कैसे पहुँच गई, जहाँ से कानवाई निकल रहा था, जहाँ से पूरा काफिला सैनिकों का, उसको जाके टकरा के जिस तरह हत्याकांड को अंजाम दिया। उसमें कोई राजनीति तो नहीं है, क्योंकि अभी तक जांच कुछ रिजल्ट ना आना, अभी तक भी ये पता न लग पाना कि उसके पीछे कौन थी, कौन सी ताकतें थी, तो ये निस्संदेह कि हमें दुख पैदा करती है। तो हम चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं आतंकवादियों को सख्त सजा हो, और ये भी चाहते हैं कि पुलवामा की घटना को अंजाम देने वाली पीछे ताकतें कौन सी थी, और इस घटना को भी अंजाम देने वाली ताकतें कौन सी हैं, चाहे देश के अंदर हैं चाहे देश के बाहर हैं, उनका खुलासा होना चाहिए और उनको सख्त से सख्त एग्जेम्पलरी पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद मिले। वहाँ केवल धर्म पूछा कि आप हिंदू हैं तो गोली मार दो। नहीं, एक बात बताइए, अगर केवल धर्म पूछ के मारते तो क्रिश्चियन को क्यों मारा? जिस मुस्लिम ने पर्यटक को बचाने की कोशिश की उसको क्यों मारा? जो विदेश के लोग थे उनको क्यों मारा? मुझे लगता है कि इस दिशा में बहस होनी नहीं चाहिए, ये शर्मनाक है। हमें हर चीज़ को धार्मिक चश्मे से देखने की बजाय इस दृष्टि से देखना चाहिए कि आतंकवादी की कोई जाति और धर्म नहीं होती। आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसका काम आतंक पैदा करना होता है, डर का माहौल पैदा करना होता है। और इसमें तो मेरी संवेदनाएं ना केवल उन परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपनों को खोया है, बल्कि मेरी संवेदनाएं कश्मीरी लोगों के प्रति भी है, क्योंकि कश्मीर के लोग, उनका मेन व्यवसाय पर्यटक है। पर्यटक से उनके घर चलते हैं, उनके चूल्हे जलते हैं। अगर वहाँ आतंक का माहौल होगा कश्मीर के अंदर, तो वहाँ फिर सैलानी नहीं जाएंगे, पर्यटक नहीं जाएंगे, तो उनकी इनकम बंद हो जाएगी, उनके रोजगार बंद हो जाएंगे। तो उस दृष्टि से भी सोचने की ज़रूरत है कि जो पीड़ित परिवार हैं, जिन्होंने अपने को खोया, उनको तो अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन जो कश्मीर के लोग जो सैलानियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं, उनके भी रोजगार पे बहुत बड़ा हमला हुआ है। और ये इसमें जांच स्पष्ट तरीके से ईमानदारी से होनी चाहिए और दोषियों को सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन सर, हमारे देश में जाति के नाम पर बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, तो बड़ा आतंकवाद सीमा पर है या देश के अंदर है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो भी कोई डर का माहौल पैदा करता है, तनाव पैदा करता है, आतंक पैदा करता है, मैं उसको आतंकवाद की श्रेणी में मानता हूँ, चाहे वो बॉर्डर के पास हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो। और जिस तरह की चर्चा आज इस नरसंस हत्याकांड पर हो रही है, उसी तरह की चर्चा मीडिया को, राजनीतिक पार्टियों को उस वक्त भी करनी चाहिए जब दलितों की सामूहिक हत्या जाति की वजह से पूछ के की जाती है। लेकिन मोदी जी बोले थे हम कमर तोड़ देंगे नक्सलवाद की, आतंकवाद की 2016 में नोटबंदी के दौरान। नहीं, वो देखिए, नोटबंदी आतंकवादियों की कमर नहीं तोड़ पाई, लेकिन भारत के छोटे पूंजीपतियों की, आम लोगों की, गरीबों की कमर को बहुत बुरी तरीके से उस नोटबंदी के मोदी जी के फैसले ने तोड़ के रख दिया और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। देश को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने जो उस वक्त ग्राउंड लिया था, ये लिया था कि एक तो जो नकली फेक करेंसी आ गई है,
उसको कंट्रोल ख़त्म करने में मदद मिलेगी, जो आतंकवाद बढ़ रहा है उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। लेकिन आज फिर अभी खबर आई है 3 दिन पहले कि फेक करेंसी 500 के नोट की इतनी ज़्यादा आ गई है और वो ऐसी है उसको पहचानना भी मुश्किल है। साथ ही साथ आतंकवाद की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो फिर इसका मतलब जो पूरी नोटबंदी फेल हो गई, जो तर्क दिया गया था नोटबंदी का वो तो तर्क पूरी तरह से फेल हो गया है। जब जब बीजेपी सत्ता में रही है तब तब जो है दुश्मन देश ने हमले किए हैं, चाहे संसद हो। मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पे की भी जांच होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, राजनीति इतनी गंदी चीज़ हो गई है कि कई बार सत्ता में बरकरार रहने के लिए कौन एक आध नेता षड्यंत्रकारी ऐसा भी हो सकता है कि वो किस हद तक खेल जाए। ये सब चीज़ें जांच की हैं। अभी तो मैं कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि इसके पीछे कारण क्या है, तो जांच एजेंसी बताएंगी जांच करके। लेकिन इस तरह की फिल्में हमने कई बार देखी हैं, हिंदी फिल्में, जिसके अंदर कई बार सत्ता का और आतंकवादी संगठनों का आपस में गठजोड़ होता है और वो सत्ता में बने रहने के लिए और उनको आतंकवादियों को पैसा दे के वो इस तरह की घटनाएं करती उस फिल्मों में दिखाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि फिल्में केवल काल्पनिक होती हैं, कई बार तो फिल्में बनती हैं और उसी से सीख लेके कई अपराधों को अंजाम भी दिया गया। इस तरह की भी घटनाएं सामने आई हैं देखने। मैं कोई व्यक्तिगत तौर पे मेरे पास जादू का चश्मा नहीं है कि मैं उसको बता पाऊँ। ये जांच का विषय है और इसको जांच एजेंसियां जांच करके बता पाएंगी। विश्व गुरु है इंडिया, ऐसी घटना कैसे हुई यहाँ पर? देखिए, ये अपने आप में चौंकाने वाला मैटर है कि वहाँ जहाँ चप्पे चप्पे पे आर्मी होती है, वहाँ जहाँ 2000 सैलानी आए हुए हैं और वहाँ आतंकवादी आते हैं खुलेआम, आधा घंटे तक लोगों को मारते हैं और चुपके से चले जाते हैं और वहाँ कोई पुलिस कोई आर्मी नहीं। जबकि ऐसा मैं कई बार कश्मीर गया हूँ, मैंने तो ये देखा वहाँ चप्पे चप्पे पे आर्मी और पुलिस रहती। फिर ऐसा कैसे हुआ? इसीलिए थोड़ा सा हमारे दिमाग में ये परेशानी ज़रूर है कि ऐसा कैसे संभव है कि वहाँ आर्मी या पुलिस कोई भी नहीं थी, जबकि इनपुट्स आर्मी पर और पुलिस पे हमेशा जब घटनाएं होती हैं इनपुट्स रहते हैं कि इस तरह की कुछ होने की संभावना लग रही है। सर, लेकिन इस घटना के बाद गृह मंत्री से इस्तीफा मांग की। गृह मंत्री को तो अपने आप ही इस्तीफा शर्म से दे देना चाहिए। एक घटना नहीं, 2 घटना नहीं, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उधर मणिपुर के अंदर हुआ, आज तक भी इस तरह की घटना भारत को शर्मसार करने वाली हुई, लेकिन उन पे तो कोई ना मोदी जी पे ना अमित शाह जी पे कोई उनके कान पे जू नहीं रेंगती है। पहले लोग कोई एक्सीडेंट ट्रेन का हो गया तो मंत्री रिजाइन कर दिया करते थे, और आज तो अब तक के भारत के इतिहास में जितने ट्रेन एक्सीडेंट हुए होंगे उतने ट्रेन एक्सीडेंट तो पिछले 5 साल के अंदर हो गए। और फिर भी बेशर्मी से वो रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी रील बना के डालते रहते हैं। तो अब वो जमाना गया। अब तो लोग सत्ता में कुर्सी पे बने रहने के लिए सारे हदें पार कर चुके हैं। और बाकी आप जनता के सामने सवाल छोड़ते हैं, जनता खुद फैसला करे और देखे कि कौन सी ताकतें हैं जो देश में भय का माहौल बनाए रखना चाहती हैं, कौन सी ताकतें हैं जो अपनी राजनीति के लिए देश में जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने की बात करते हैं और वोट को पोलराइज करने के लिए तरह तरह के भड़काऊ बयान देते रहते हैं। ये जनता को सर, मोदी जी कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को वेडिंग पॉइंट के रूप में यूज किया जाए और जो लोग विदेश में शादी करने जा रहे हैं अब वो जम्मू कश्मीर जाएं। अब जब हमला हो गया तो अब कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं कि नए नवेले जोड़ों को वहाँ घूमने जाने की क्या जरूरत थी। देखिए, ये सब कोई चीज़ें ये पर्सनल मैटर होता है, किसको कहाँ घूमने जाना है। ये ना सरकार का मैटर है ना किसी और का है, ये तो उस व्यक्ति का मैटर है जिसकी शादी हुई है, वो कहाँ घूमने जाना चाहता है। ये इसको सरकार तय नहीं कर सकती, ना कोई समाज तय कर सकता है। गृह मंत्री साहब रेड कारपेट पे चल रहे हैं दुखी घड़ी में, सर वीडियो आ गए। देखिए, ये सब पूरे देश को देखना है। कौन नेता है जिसको देश से प्यार है, कौन नेता है जिसको सत्ता से प्यार है, कौन नेता जो देश के दुख में दुखी होता है, कौन नेता जो दुख में भी वो केवल अपनी राजनीति करता है। ये तो पूरे देश को तय करना है। और मुझे लगता है कि देश के लोगों को भावनाओं से ऊपर उठकर अपनी खुद की एक परख रखनी चाहिए और परख के ही आगे की राजनीति को दिशा देनी चाहिए। कायरतापूर्ण कार्रवाई करके आतंकवादियों ने हमारे बेकसूर लोगों की हत्या की है, चाहे वो विदेशी पर्यटक हो चाहे भारत के अलग अलग राज्यों से आए पर्यटक हों। हम इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की भर्त्सना करते हैं और जिनके घर से जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, हम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा देश भारत की सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़ा है। हम उम्मीद करते हैं
कि ऐसे कृत्य करने वाले आतंकवादियों को हमारी पुलिस, आर्मी, हमारी सरकार तुरंत गिरफ्तार करेगी और उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आतंकवादी होता है वो आतंकवादी होता है, उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होता। हर वो व्यक्ति जो टेरर क्रिएट करता है, जो समाज में डर पैदा करता है, चाहे वो बॉर्डर पे करे, चाहे वो किसी भी राज्य में करे, चाहे कोई जातीय धर्म के नाम पे करे, किसी भी नाम पर जो टेरर क्रिएट करता है, डर पैदा करता है, आतंक का माहौल पैदा करता है, मैं ऐसे सभी लोगों को आतंकवादियों की श्रेणी में मानता हूँ। ऐसी अनेकों घटनाएं भी, बुलंदशहर की भी एक वीडियो अभी आई है 2 दिन पहले कि वहाँ जाति पूछकर तेज़ रफ्तार चलाकर दलितों को कुचल दिया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की डेथ हो गई। ऐसी अनेकों वीडियोस देखने को मिलती हैं। ये जो वीडियो पहलगाम से आई है, ये नफरत फैलाने वाली है और ये तो ऐसा लगता है जैसे राजनीति से प्रेरित हो, क्योंकि आतंकवादी की कोई जाति धर्म नहीं होता, तो फिर वो धर्म पूछ के अगर कर रहे हैं, ये पूछ के करने से फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा, ये एक सोचने का विषय है और ये एक जांच का विषय है कि कौन सी राजनीतिक ताकतें और कौन सी विदेशी ताकतें उन आतंकवादियों के पीछे हैं जिन्होंने इस तरह से नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया और धर्म पूछ के अगर किया है, क्योंकि उसमें मुस्लिम भी मरे, उसमें क्रिश्चियन भी मरे और उसमें हिंदू भी मरे, हिंदू संख्या में ज़्यादा मरे। लेकिन मारने वालों को अगर हम धर्म से और जाति से देखेंगे तो ये अन्याय हो जाएगा। ये भारत की एकजुटता पर भी, अखंडता पर भी, एकता और अखंडता पर भी नुकसान देने वाली बात होगी। हमें विरोध आतंकवाद का करना चाहिए